हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को दुनिया भर में इसलिए पसंद किया जाता है कि हम तमाम खबरें बिल्कुल ग्राउंड जीरो के नज़दीक से कंफर्म खबरें और वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचते हुए हम आप तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें कराते हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है, मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो फिरोज मिथी बोरवाला साहब से कर रहे हैं, जिन्हें आप काफी पसंद करते हैं। वो वेस्ट एशिया की सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खुद वो इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। और दुनिया भर में जो फिलिस्तीन के लिए एक्टिविस्ट्स हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें वो शरीक रहते हैं, फिजिकली पहुंचते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो या रूस हो या कहीं भी वो पहुंचते हैं। और उनका जो नेटवर्क है वो इतना बड़ा है कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचती है। आज जो हम उनसे बात करेंगे वो एक तो ये कि हॉर्मोज वाला मामला क्या है। ताज़ा खबर यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी है, जो हम अब से पहले आपको बता चुके हैं। वो ये कि अब ट्रंप न्यूक्लियर को तो भूल चुके, अब वो कह रहे हैं किसी तरह से हॉर्मोज खुल जाए तो हम अपनी जीत का ऐलान करके वहां से भाग जाएं। बिल्कुल तकरीबन ऐसा है जैसे किसी को पुलिस वाले डंडे मार रहे हों नंगा करके, और वो फिर कहे मुलजिम के मुझे सिर्फ निक्कर दे दो, मैं बाहर निकल के जाना चाहता हूं। अब वो सिर्फ हॉर्मोज पर अटक रहे हैं ट्रंप साहब कि किसी तरह से हॉर्मोज खुल जाए और हमारी इज्जत बचे और हम वहां से निकल लें। तो वहां के क्या हालात हैं? उधर सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान के बीच में जो मक्का डिक्लेरेशन हुआ है उसके क्या मानी है? ईरान उसे ही कह रहा है कि ये नया जो पर्सपेक्टिव है इस पूरे इलाके में, यानी अमेरिका सिक्योरिटी नहीं दे सकता, उसके बाद ये वाकयात हो रहे हैं। और ईरान उसे अपने खिलाफ नहीं मानता, क्योंकि इन तीनों मुल्कों से ईरान के बहुत नजदीकी ताल्लुकात हैं। तो ये भी एक चीज बहुत ही अहम आ रही है। उधर यमन और सऊदी अरब के बीच में क्या हो रहा है? खबर ये आ रही है कि यमन के अंदर जो इलाके हैं सऊदी के दोस्तों के कंट्रोल में, जो एक सरकार इंटरनेशनल सतह पर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, चोर सरकार, जो बैठी है रियाज में, और यूनाइटेड नेशन ने भी, यानी बदमाशों के अड्डे ने भी उनको सरकार माना हुआ है। सारा तेल यहां से निकालो, सऊदी अरब की जेब में डालो, और उनकी मर्जी है पैसा कब दें। सना में जो सरकार है उसके एम्प्लॉयज को तनख्वाह भी नहीं मिल पाती, इस वजह से कि यमन की आमदनी यमन के लोगों को नहीं मिलती। यानी जैसे इराक में लूट है इराकी तेल की अमेरिका के जरिए, इसी तरह से सऊदी अरब के जरिए लूट है यमन के तेल की। आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है, किस तरफ चलेंगे ये वाकयात, ये सब हम समझेंगे फिरोज मिथी बोरवाला साहब से। बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने शायद आज थोड़ा सा ज्यादा लंबा प्रीफेस कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें समझना बहुत जरूरी हैं। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले हम हॉर्मोज पर बात कर लेते हैं। ये वो जो मैंने मिसाल दी कि मुझे निक्कर दे दो मैं बाहर निकलता हूं, तकरीबन ऐसी हालत है, क्या लग रहा है? नहीं नहीं, एकदम बात सही है कि ट्रम्प इतना बौखला गया है। वो अभी अंदर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसराइल के अंदर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसराइल में भी दो इंटेल मोसाद के सीनियर लोगों को निकाला है। और यहाँ तो हेक्सेट ने बहुत सारे जनरल्स को टारगेट किया है। वो जनरल्स जो बेसिकली बोल रहे हैं कि ये जंग ही बेबुनियाद है, हम लोग जाके फंसने वाले हैं। तो वो सब बातें आज प्रूव हुआ है। और ट्रंप ने हेक्सेट पे चिल्लाया कि भाई मेरे पास मिसाइल ही किधर, इंटरसेप्टर तुमने देखे नहीं क्या गोडाउन में कितने थे? तो हेक्सेट बोला वो मेरा काम नहीं था, वो तो फाइनबर्ग का काम था जो नंबर 2 है। और फाइनबर्ग वो प्रो इसराइल यहूदी है। तो ये आपस में बहुत झगड़े चल रहे हैं। एक तो मैं मानता हूं कि आज हम लोग को नेतन्याहू को शुक्रिया बोलना चाहिए। उससे ट्रंप को ऐसी जंग में ढकेल दिया जिसमें अमेरिका भी हारा है और इसराइल भी हारा है। ये दोनों हारे। ये सिर्फ अमेरिका की हार नहीं है, हम्म। ये अमेरिका और इसराइल दोनों ये जंग को हारे हैं। और प्रोफेसर जॉन मेरशा तो बोलता है कि ये कैटास्ट्रॉफिक डिफीट है फॉर अमेरिका। ये छोटा मोटा हम्म। डिफीट नहीं, ये कैटास्ट्रॉफिक डिफीट है फॉर अमेरिका। ओके। हम्म। दूसरी बात यह है कि देखिए, खाली ये हॉर्मोज खोलने की अभी बात नहीं रही ईरान के लिए। उसको खोलना है तो कल खोल देगा। मगर ईरान बहुत स्पष्ट है कि भाई जो एमओयू में जो बात हमारी हुई थी, नंबर 1 है कि मेरे जो पैसे तुमने
सैंक्शंस के माध्यम से ले लिए थे, जो जो बैंकों में हमारे सब जब्त किया है, वो लौटा दो, सैंक्शंस को हटा दो। और जो रेपरेशंस की बात हुई थी कि जो आपने ने जंग के दौरान हमारा इतना नुकसान किया है, वो $300 बिलियन की जो बात वो एमओयू में हुई है, वो पैसे की बात करो और वो हमको वो पैसा दो, तब कुछ खोलने की बात हम लोग सोचेंगे। उसके साथ सिर्फ इतनी बात नहीं है, लेबनान की बात है, गाजा की भी बात है, जो एमओयू में सब बातें हैं कि ये पूरे इलाके में सीज फायर हो और उस किस्म का, क्योंकि ईरान समझ चुका है कि ट्रंप इतने क्राइसिस में है कि उसको मिड टर्म जो दिख रहा है कि जो 2 साल पहले जो गैलन का पेट्रोल का रेट $2.5 था, आज वो 4 साढ़े 4 डॉलर पूरा डबल हो गया है। ओके, वो इन्फ्लेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। इसराइल के जेनोसाइड को लेकर बहुत नफरत हो रही है इसराइली लॉबी के खिलाफ, और ईरान वॉर में जो हारे वो तो और भी बड़ा प्रॉब्लम ट्रंप के लिए हो रहा है। ये सब मिड टर्म में ये सब होने वाला है, और ईरान का स्ट्रेटेजी है कि अगर ट्रंप नहीं मान रहा है तो ये चीज को ढकेल दो मिड टर्म तक, और ट्रंप को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दो, और नेथन्याहू भी जो हार रहा है, नेथन्याहू को भी सबक सिखा दो। तो नेथन्याहू वहां गाजा में वापस बड़े पैमाने पर अटैक कर रहा है, वेस्ट बैंक में अटैक कर रहा है, सीरिया की जमीनें ले रही है। तो जो मुस्लिम ब्रदर लोगों ने सीरिया में असद को हटाया था, आज वो जवाब दे भाई कि पूरा साउथ सीरिया ये लगातार किसके हाथ में जा रहा है, इसराइल के। और इनके जो आईसिस अलकायदा के जो लोगों ने मुस्लिम ब्रदर के लोगों ने टेक ओवर किया था, तो तुर्की भी क्या कर रहा है, और ये बाकी के मुस्लिम ब्रदर वाले भी क्या कर रहे हैं। आज सीरिया महफूज रहा नहीं है, और 2 रिपोर्ट मैंने देखे कि जो हथियार ईरान से इराक से हिजबुल्लाह के लिए आ रहे थे, वो जोलानी के लोगों ने पकड़कर वो कॉन्फिस्केट किया है। तो वो भी एक काम हो रहा है ना। तो अब देखो कि आज सीरिया का क्या रोल बन चुका है, जो एक्सेस का पाथ था रेजिस्टेंस का, आज वो इसराइल का मतलब हाल हो चुका है, अमेरिका इसराइल के दायरे में आ चुका है। बिल्कुल, तो एक तो वो पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पूरा क्राइसिस है, यस, मतलब ये जो अलायंस बना है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान वाला, उसको हम लोग कैसे समझते हैं? नंबर 1 ये कि ये कोई एंटी ईरान फॉर्मेशन नहीं है, ये तो खुद ईरान बोलता है। ओके, और बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है अमेरिका का। सऊदी को प्रोटेक्शन चाहिए, सऊदी को कोई ना कोई प्रोटेक्ट करेगा तो उसका मोनार्की, उसकी राजाशाही बचा रहेगी। तो सऊदी ने पाकिस्तान के साथ तो ट्रीटी थी, और तुर्की को भी लाया। एक्चुअली इजिप्ट को भी बुला रहे थे, इजिप्ट आया नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसका अपना कैलकुलेशन करके बाद में आएगा, मगर इजिप्ट का अपना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने कैंप डेविड ट्रीटी इसराइल के साथ साइन की है, और इजिप्ट यूएई के फंड पे भी डिपेंडेंट है। तो ये भी कैलकुलेशन है, सीसी सब कुछ देख रहा है। मगर एक्चुअली ये अलायंस होना चाहता तुर्की, इजिप्ट, सऊदी और पाकिस्तान। अभी ये तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी है। सऊदी का तेल और पैसा है, तुर्की के पास एक बड़ी आर्मी है, और नेटो का पार्ट भी है। ये तुर्की ये इलाके को एक ग्रेटर ओटोमान करके भी देखता है, जैसे ग्रेटर इजराइल का मामला है, वैसे ये तुर्की ये इलाके को अपना पुराना जागीर देखता है। और पाकिस्तान के लिए भी फंडिंग इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के अभी आ चुका है, कतर, कुवैत, सब कंट्रीज उसके साथ साइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी भी बड़ी है और एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो ये तीनों का साथ में आना, मगर क्योंकि मैं आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ बाई अमिकाई चिकली, जो इजरायली है। उसका बोलना है कि ये जो पूरा मेक्का अलायंस है, ये बहुत ही डेंजरस अलायंस है फॉर इजराइल। ओके, और ये ट्रबलिंग डेवलपमेंट है। और पॉइंट इसके, अभी जो सऊदी फेंस पे बैठा था, बाहर बैठा था, अभी सऊदी डायरेक्टली ये पूरे संघर्ष में उतर रहा है। और जो तुर्की और पाकिस्तान से हमारा जो मतलब प्रॉब्लम्स है, उसके साथ वो आ चुका है, और उसी को लेकर को बोलता है कि ये हमारे लिए सीरिया फ्रंट पे भी प्रॉब्लम है तुर्की के साथ। और अभी हम लोग को इसराइल को ग्रीस, साइप्रस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सोमालीलैंड, हमको ये एक डिफेंस अलायंस की तरफ हम लोग को बढ़ना होगा। तो ये उनके तरफ से आया है। हकान फिदान जो है बहुत बढ़िया, मतलब फॉरेन मिनिस्टर है, अनुभवी आदमी है। मतलब इनका क्लियर कर बोलना है कि सऊदी रिजेक्ट्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। ये कोई एंटी ईरान मामला है नहीं। ओके, एंड उनका बोलना है कि ये ट्रंप जो डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन उसने जो किया है, उसी का ये परिणाम है। क्योंकि सऊदी लगातार बोलता है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है।
और फिर अभी ये डायलॉग और अग्रीमेंट से क्लियर होगा। मगर हकान फिदान का जो बोलना है बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, क्योंकि देखिए तुर्की और ईरान के भी अपने इक्वेशंस है, पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है। उन्होंने सीरिया में आमने सामने खड़े हुए, मगर तुर्की और ईरान एटलीस्ट ये कुर्दिश इशू पे साथ में हैं, उनकी एक दूसरे की जरूरत है। उनकी इकोनॉमी, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग भी होता है, तो ये भी एक रियलिटी है। तो जहां कोई अमेरिका और इसराइल ईरान को नहीं हरा पाया, तो कोई तुर्की और पाकिस्तान तो ये हमला करेगी नहीं। और कल ही है कि पाकिस्तान के सीनियर आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर या कोई तो अराक्ची को मिलकर आए हैं, तो वो सब भी बातें चल रही है। और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया है एमओयू को लाने में। पाकिस्तान को भी तेल हो या ग्वादर पोर्ट, चाबार पोर्ट, ये सब में ईरान, और वहाँ 20% से ज्यादा शिया आबादी है पाकिस्तान में, तो वो कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटा जोक चल रहा है, क्योंकि अभी तो सऊदी पे यमन का हमला चल रहा है, तो वो यमन का बादशाह पूछता है भाई पाकिस्तान और तुर्की को कि भाई तुम लोग आके, अभी ये पैक्ट तो साइन हो गया था, तो बोला उसमें तो मक्का लिखा है भाई, मक्का पैक्ट है, मक्का पे हमला होगा तो हम लोग आएंगे, वरना हमको आने की जरूरत नहीं है। जोक है, मगर फिर भी पॉइंट इज ईरान ने इसको वेलकम इसलिए किया है क्योंकि ईरान जो बोल रहा था कि इस इलाके में से अमेरिका को हटना चाहिए। ये हॉर्मुज को खोलने में ईरान का और एक है कि एमओयू में जब क्लियर कट लिखा है कि आसपास में जितने अमेरिकन बेसेस है बंद होकर तुम लोग निकलो, तो वो भी एक एजेंडा है, और उसका परिणाम दिख रहा है कि अभी एक रीजनल डिफेंस पैक्ट बनते जाएगा, जिसमें ईरान भी आएगा, इराक भी आएगा, इजिप्ट भी आएगा। और ये जो अमेरिका का रोल था या इसराइल का जो रोल था, क्योंकि अभी अब्राहम अकॉर्ड के पूरे रास्ते बंद हो गए, अभी ये जो डिफेंस एग्रीमेंट होते जाएगी और वो बढ़ते जाएगा, तो अब्राहम अकॉर्ड के रास्ते बंद हो गए। ओके, ये ईरान का भी दृष्टिकोण है, दिस डिफेंस पैक्ट इज बेटर देन साइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है। एंड आई थिंक ईरान इज टेकिंग इट पॉजिटिवली कि मेरे कारण आज एक रीजनल डिफेंस एग्रीमेंट बन रही है, जो मैं हम लोग पहले से बोल रहे थे कि हम लोग हमारी खुद जिम्मेदारी ले। कहीं तुम इसराइल को यूए में घुसने दे रहे हो, कहीं तुम पूरे गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस बन चुके, तो ये अभी ईरान का एजेंडा आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरा की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, एक सेनेटर क्रिस मर्फी है, ईरान हैज वन द वॉर, द लॉन्गर दिस वॉर कैरीज ऑन वी गेट वीकर। जितना ही लंबा चलेगा हम लोग और वीक होने वाले हैं, इसलिए ट्रम्प को बोल रहा है कि तुम एक बैड डील भी कर लो मगर निकल जाओ, बिकॉज अमेरिका इज गेटिंग स्क्रूड, हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, कुछ भी करके इसमें से निकल जाओ। तो जैसे आपने पहले ही बताया कि अभी ट्रम्प तो न्यूक्लियर डील की बात भी नहीं कर रहा है। एक अच्छी खासी डील जेसीपीओ बनी थी, नेतन्याहू के बोलने पे ट्रम्प ने कैंसिल करवा दी। इसलिए मैंने बोला था कि ये नेतन्याहू का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एरर था कि आज उसी के लिए भीख मांग रहे ईरान से कि भाई वो डील करो, जो डील ऑलरेडी थी। तो पॉइंट इज के अभी ट्रम्प बोल रहा है भाई मुझे कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी दे जिसमें मैं डिक्लेयर करूं कि मैं जीत चुका हूं। तो जहां तक ईरान और ओमान की बात है, वो लोग का अग्रीमेंट हो चुका है, पब्लिक स्पेस पे नहीं आया है, मगर उनका आपस में कौन से रूट से आएगा, कैसे जाएगी वो शिप्स, कितना फीस चार्ज करना है, कौन किसकी जिम्मेदारी है, वो पिछले कुछ दिनों से बातचीत चली रही थी और उसका एक सोल्यूशन आया है। मगर उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। ट्रम्प बोलेगा कि मेरे कारण हुआ है तो वो झूठ बोल रहा है, मगर उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। और अमेरिका इसको कोई इजी एग्जिट स्ट्रेटेजी रिस्पेक्टफुल देने वाली नहीं है, क्योंकि परिणाम उसके लिए बहुत खराब होंगे ये नवंबर के चुनाव में, अगर वो कोई ढंग की एग्रीमेंट ईरान के साथ नहीं करता। और दूसरा आप देखिए कि नेतन्याहू क्या कर रहा है ट्रम्प के हाल। ओके, ट्रम्प को अपनी औकात बता दी, एक 90 लाख का देश और वहां 35 करोड़ का देश, वो नेतन्याहू रोप जमा रहा है ट्रम्प पे। ये क्या कारण है भाई? एप्स्टीन फाइल है, ब्लैकमेल है, करप्शन है वहां, जिसे ये पूरा उनको कंट्रोल करता है। ट्रम्प को क्या बोल रहा है, मैं ये ट्रम्प पीस प्लान को अग्री नहीं करता हूं, मैं गाजा से जाने वाला नहीं हूं। ठीक है, पहले हमास निहत्ता हो जाए। हमास को सबरा शतीला याद है 1982 में, ठीक है, जब फतह निहत्ता हो गया था, उनको अमेरिका ने गारंटी दी थी तुम लोग चले जाओ, आपके परिवार को कुछ होगा नहीं। उनके जाते ही 3,500-4 हजार फिलिस्तीनियों का आके क्रिश्चियन फेरेंजिस ने मारा था, एरियल शेरोन ने टैंक से। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा कि हमास निहत्ता हो जाएगा, और इजराइल क्या करेगा कि वहां जो ड्रग के गैंग्स वगैरह उसने जो पाल के रखे वो सबको भेजेगा अंदर, और पता नहीं क्या खतरा हो जाएगा।
तो ये तो इस प्रकार से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ट्रम्प पीस प्लान अभी के लिए फेल होता है तो होने दो। 2-3 साल में ईरान की आर्मीज और एक्सिव रेजिस्टेंस पैलेस्टाइन आने वाली है उनको लिबरेट करने के लिए, ये टाइम भी आने वाला है। दूसरा, वो वेस्ट बैंक सेटलमेंट पे आगे बढ़ते जा रहा है, सीरिया में डीपर जा रहा है। और मैंने वही कहा था पहले कि सीरियन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर बशर अल असद की सरकार होती तो ये नौबत आज सीरिया की नहीं आती। ओके, तो ट्रम्प को जगह जगह पे नेतन्याहू चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी सत्ता दिख रही है, उसको जेल नहीं जाना है। ट्रम्प हारे तो हारे, मगर ट्रम्प भी बेबस है कि वो नेतन्याहू के सामने कुछ कर नहीं पा रहा है। दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन पॉलिटिकल, बहुत सीनियर पॉलिटिकल लीडर है डेनिस कुचिनिच, वो बोल रहे हैं कि हमारा देश इनके हाथ में जा चुका है, ये देश को भी बचा लो। ये बहुत क्लियर कट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स ये सब बातें बोल रहे हैं। तो मतलब ये पूरा प्लानिंग जो नेतन्याहू का था इतना वीक था ईरान को लेकर, मतलब पता नहीं, ये बोलते कि यहूदी को बहुत ज्यादा अक्ल है, मगर ये कौन सा प्लान था तुम्हारा? मोसाद का डेविड बार्निया ने जूम पे पूरा कन्विंस किया था ट्रम्प को कि भाई 2 दिन की बात है, तुम कर लो। ओके, और मतलब हेक्सेट के पास भी, मतलब उनके पास इतने सारे टॉमहॉक्स नहीं थे। ओके, मतलब पेट्रियट था, इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है कि आप पूछे मत कि उन्होंने क्या सोचकर आए थे ये जंग को लेकर। तो ये पूरा इजराइल और नेतन्याहू पे भी बैकफायर हुआ है। और आज अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह इजराइल और जूइश लॉबी और वीक होती गई है। ये मैसिव स्ट्रेटेजिक एरर है। अभी हम लोग आएंगे बेसिकली, या पहले थोड़ा बोल लीजिए, फिर हम लोग ईरान में जो मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं। देखिए, लंबी जंग होगी, अमेरिका का नुकसान होगा, ईरान और मजबूत होगा, ये बात बहुत साफ आपने बताई। और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का, वो कोई ईरान के खिलाफ नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि इन तीनों मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और ये अमेरिका सिक्योरिटी इस इलाके में चूंकि नहीं दे सकता, ये साबित हो चुका है। तो नैरेटिव बिल्कुल बदल गया है इन इलाके की हुकूमतों का, और उसी का नतीजा है कि वो एक नया अलायंस बन रहा है। बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में उसमें मिस्र भी आ जाए, ईरान भी आ जाए, ये भी आपने कहा। और ईरान की फौज फिलिस्तीन को आजाद कराएगी आने वाले 2-3 सालों में, ये बात आपने बहुत बड़ी कही है। अब मैं जो समझना चाहता हूं वो ये कि 2 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने बताया कि 7 घंटे की मीटिंग हुई है सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से, और उन्होंने डिटेल से मुल्क के अंदर के हालात, मुल्क के बाहर के, जंग के, फॉरेन पॉलिसी, सब पे एक तरह से बहुत ही डिटेल्ड उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिसमें नेशनल यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। और उसके फौरन बाद दूसरे ही दिन 6 टॉप ओहदों पर लोगों का अपॉइंटमेंट किया है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के सरबरा, फौज के सरबरा, उनके डिप्यूटीज। उससे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी है। ऐसे जो सिस्टम में पहले से ऑलरेडी लोग थे, उनको एक तरह से टॉप पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर ऐसे बिठाया है कि अगर आने वाली जंग में इनमें से भी लोग खत्म हो जाएं किसी मौके पर, सिस्टम चलता रहे। आपको क्या लगता है कि पूरा इलाका जा किस तरफ रहा है, क्या लगता है? आई थिंक पहले तो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है, मैं 2 ही पे बात करूंगा। हाँ, एक तो है कि ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी का जो हाँ, प्रमोशन है, ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ। क्योंकि अयतोल्ला अली खामेनेई के गुजर जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी वो थे जिन्होंने कहा था कि अयतोल्ला अली मुश्तबा खामेनेई को बनाना चाहिए, जहां तक मुझे मालूम है। हाँ। उनका एक बहुत बड़ा रोल था कि वो हो। हम्म, तो वो बहुत ही पिविटल एंकर करके वो इमर्ज हो रहे हैं। हम्म, दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रमोशन है, वो मोहसिन रजाई का है, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके इंचार्ज पहले अली लारीजानी थे। हम्म, अभी उनकी जगह पे मोहसिन रजाई को लिया है। हम्म, और उन्होंने अभी रिप्लेस किया है मोहम्मद बागर जोलगादार, जिनका भी प्रमोशन हुआ है। हम्म, तो मतलब बहुत अच्छी बैलेंस के साथ सब कुछ हो रहा है। हम्म, और मोहसिन रजाई की बात ऐसी है कि वो जो मोहम्मद गालिबाफ जो है उसके करीब है, और हम्म, वो भी कंजर्वेटिव है। हम्म, और वो लॉबी अलग है सईद जलीली लॉबी से हाँ, और पेजिशकियान की लॉबी से। हम्म, मगर अभी पॉइंट क्या है कि ऐसे एक व्यक्ति उनको चाहिए जो सभी से बात कर सके।
मतलब गालिबाफ की लॉबी, परवेज खान की लॉबी, सईद जलीली की लॉबी, आईआरजीसी के साथ, ये जो भी अलग अलग जो मोर्चे हैं ईरान के अंदर, अलग अलग पॉलिटिकल फैक्शंस है, मिलिट्री फैक्शंस है, सबसे बात करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, एक कंसेंसस बिल्डिंग की बात चाहिए। तो वो मोहम्मद रजाई वो प्ले कर सकते हैं जो पहले अली लारीजानी प्ले कर सकते थे, क्योंकि इनको मतलब ये सभी फैक्शंस का इन पे कॉन्फिडेंस है। और जो लोग बोलते हैं कि ईरान में बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिवीजन है, हार्डलाइनर्स वर्सेस ये वगैरह, कुछ नहीं है। एक कंसेंसस है ईरान में कि हॉर्मुज हमारा है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे सॉवरेनिटी का सवाल है, ये अभी हमारे ताबे में रहना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज जल्दबाजी में होगा नहीं। डिप्लोमेसी होगी तो डिप्लोमेसी से बात करेंगे, जंग करनी तो जंग करेंगे। उन्होंने दोनों रास्ते जनता ने भी खुले रखे। इनफैक्ट जनता का बहुत प्रेशर है। ये कमाल की बात है कि इतना बॉम्बिंग और सफरिंग के बाद भी जनता इतनी स्ट्रांग है कि इस बार इनको सबक सिखाए दो, ठीक है। तो ये जितने अलग अलग मतलब डिस्कशन चल रहे हैं, इसमें फाइनली मोहम्मद रजा के हाथ में, मोहसिन रजा के हाथ में ये पूरी बात है कि सबको समझाना और सबका कंसेंसस बनाकर आगे बढ़ना। तो एक एक छोटी बात बीच में करनी थी कि एक बहुत शॉकिंग चीज हुई है। एक बहुत बड़े दीनी सिंगर है जो शियाओं में, इनका नाम है हमीद रेजा रजान रजान जादे। ये बहुत बड़े नौजवान है, आई थिंक 30-35 साल के होंगे। ये सब मतलब आई थिंक जो नोआ गाते हैं मुहर्रम के दौरान, उनको अभी किडनैप किया गया था। उसका वीडियो बना, उनको काटा गया, उनके स्किन को निकाला गया, उनके हार्ट और लंग्स निकाले गए, वो पार्ट्स उनके परिवार को भेजे गए। ओके। और जो ईरान के अंदर जो आइसिस और अलकायदा वाली जो एलिमेंट्स है, उन्होंने ये सब किया है, या जो प्रो मोनार्की जो शाह वाले एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़े पॉपुलर। मैं तो शॉक हो गया था, इसलिए छोटी बात जरा यहाँ याद करनी थी। ये अजादारी में मुहर्रम के दिनों में जो नोहा पढ़ते हैं लोग, नोहा खान जिसे कहते हैं हम लोग उर्दू में, उनके साथ ऐसा किया। जालिम जो आतंकवादी थे उन्होंने ऐसा किया, और बिल्कुल वही हालत की जिस तरह से सीरिया और इराक में लोगों का कत्ल किया जाता था। और क्या क्या तस्वीरें, क्या क्या वीडियो हमें याद आती हैं, ये सब याद करके बहुत ही गैर मामूली है। जी 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 जी, अपनी बात जारी रखिए जी। जी जी। अभी हम लोग आएंगे यमन अच्छा, की मैं तरफ, एक क्योंकि सवाल बीच में मुझे याद आ रहा था, मैं जरा समझ लूं। ये जो तीन मुल्कों का अलायंस बना, तुर्की, सऊदी जी अरब और पाकिस्तान का, इसमें आपने एक जगह जो कहा कि अब सऊदी अरब को जो है वो जाहिर है अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा, वो रीजनल अलायंस बना रहा है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि जिसे कहते हैं ना, वो एक किसी शेर का हिस्सा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हॉर्मुज भी चला गया और सऊदी अरब भी चला गया अमेरिका के हाथ से। क्या तकरीबन ऐसे समझा जाए? इसी दिशा में चीजें जाएगी। सऊदी को भी समझ में आई है कि क्योंकि देखिए, जब जब भी ट्रंप ने थ्रेटन किया कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, तो ईरान ने कहा पूरा गल्फ तबाह हो जाएगा। अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट्स है, और $3 ट्रिलियन का तो प्रॉमिस किया है कतर और यूएई और सऊदी ने कि हम लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ट्रंप को बोला सब बर्बाद हो जाएंगे भाई, मत करो। तो इसलिए ट्रंप को ये लोग ने भी रोके रखा, मगर ये लोग ये समझ गए कि प्रोटेक्शन अभी ये नहीं दे सकता। अमेरिका को कोई खास औकात नहीं है प्रोटेक्शन देने में। हॉलीवुड की पिक्चर ज्यादा चलते हैं, मगर ऑन द ग्राउंड तो ये लोग की वो ताकत नहीं है। इसलिए एक नया समीकरण, एक नया डिफेंस एग्रीमेंट बनते जाएगा। और मेरे जैसे बोल रहा है कि उसमें इजिप्ट, ईरान और इराक भी आ जाएंगे। उसके बाद तो खेल ही खत्म, अमेरिका और इसराइल का खेल खत्म हो जाएगा। ये चीजें आगे, ये चीज आगे बढ़ेगी। इसमें खाली एक ही है कि हमारे जो कवर सिबल करके आई थिंक फॉरेन मिनिस्ट्री में पहले रह चुके हैं, इन्होंने ये पैक्ट को बहुत नेगेटिवली देखा है कि ये इंडिया के लिए भी बहुत खराब बात है। मगर आई थिंक अभी एक, क्योंकि उनका बोलना है कि हम लोग को फिर इजराइल, यूएई, वो जो पूरा अलायंस उनके साथ जाना चाहिए। मेरा कवर सिबल वगैरह को बोलना है कि ये पुराना इंडिया पाकिस्तान का मामला छोड़ो। आरएसएस को भी समझ आ गई कि पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान को अपनी चीजें को रिजॉल्व करनी चाहिए, जो मुशर्रफ और वाजपेयी के टाइम पे प्रैक्टिकली हो चुका था। अब ये हिंदू मुस्लिम कार्ड भी मोदी का चल नहीं पा रहा है। तो इट इज नाउ टाइम टू ग्रो अप फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, रिजॉल्व द मैटर। ये पूरा साउथ एशिया, वेस्ट एशिया एक पूरा लैंड मास है। तो उस किस्म का एक डिफेंस डॉक्ट्रिन, एक जो प्रवीण सोनी का भी वही बोलना है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर आई थिंक इंडिया पाकिस्तान को भी एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ अभी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉर तो हो नहीं सकती है देशों में, हम लोगों ने ये देख लिया है। अभी हम लोग आएंगे यमन की तरफ, क्योंकि यमन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये पूरे, और इतना बहुत लंबा बड़ा संघर्ष है।
ये जैदीज कौन है, हुतीज कौन है, रोज नाम सुनते हैं, तो वो जरा आपके जी दर्शकों जी, को भी बिल्कुल बिल्कुल। यमन के बारे में बहुत जी लोगों के जहन में सवाल है, आखिर इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, ये बड़ा सवाल है। कभी कभी तो उनके पास ऐसे हथियार आते हैं जिस किस्म के हथियार अभी ईरान ने भी नहीं दिखाए, वो इस किस्म के हथियार भी उनके पास हैं। और उसके अलावा लड़ने का जज्बा कितना मजबूत है। और अब वो कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, बाहर की ताकतें यहां से जाओ, यानी सऊदी अरब जो है वो बाहर की ताकत है। किस तरफ जा रहा है जी। यमन? यमन और सऊदी अरब के बीच में जो अभी चल रहा है, इसे थोड़ा बताइए। और खुद ये हूती अंसारुल्लाह क्या है, जरा इनके बारे में बताइए। सऊदी बहुत स्टूपिड है, वो लोग बार बार जाके मार खा के निकल चुके हैं, और अभी तो वो प्रैक्टिकली अकेले लड़ रहे हैं। ना कोई पाकिस्तान है, ना कोई तुर्की है, ना कोई अमेरिका है, ना इसराइल है, कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कर क्या रहा है? ओके। तो एनीवे पॉइंट है कि थोड़ा यमन की हिस्ट्री को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए सीरिया गया एक्सेस में से, मगर यमन एक सरकार करके उभर कर आया है। हिजबुल्लाह भी सरकार का पार्ट है, मगर फाइनली गेरिल्ला फोर्स है। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद इस किस्म के हथियार तो है ही नहीं। हम्म हमास भी है, मगर जहां ईरान एक अकेला सरकार करके खड़ा था, क्योंकि इराक की भी अपनी लिमिटेशंस है। ओके। वो इकोनॉमिक कंट्रोल में है अमेरिका के, मिलिशियाज ईरान के साथ लिंक है। मगर यमन तो पूरा का पूरा देश खड़ा हो चुका है। 80% जो आबादी है यमन की, वो अंसारुल्लाह हुती के जो गवर्नमेंट है उसके इलाके में ही रहती है। पॉइंट है कि यमन का एक बहुत बहुत लंबा इतिहास है, खास करके अंसारुल्लाह हुती जो है, उनका 1,000 साल का रह चुका है। 9वीं सदी से लेकर 17वीं मतलब 1964 तक ये इनका राज रह चुका है। 1,100 साल का राज जैदियों का रह चुका है। और जैदी कौन है, वो थोड़ा अभी समझाएंगे आपके दर्शकों को तो अच्छा होगा। जी जी जैदी जी। एक शियाओं में से आते हैं। और जो मैं उसमें इमाम मैं हसन है। हल्का सा बता देता हूँ, 12 जी इमाम को मानने वाले जिन्हें ट्वेल्वर कहा जाता है, असना अशरी, फारसी अरबी में असना अशरी कहते हैं, 12 को मानने वाले। तो वो जो 12 इमाम है उसमें चौथे इमाम जैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन के बेटे। और उनके बेटे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर जो ट्वेल्वर मानते हैं, उनके दूसरे भाई थे जैद। उनको ये लोग जो यमन वाले हैं उनको इमाम मानते हैं। और उसके बाद उनके लिविंग इमाम थे जो तकरीबन 1970 तक भी मौजूद थे। अब उनके लिविंग इमाम नहीं है, और ऐसा लगता है कि अब शायद वो शियत की तरफ नजदीक जा रहे हैं, लेकिन वो शिया अब नहीं है। वो जैदी एक फिरका है जो चौथे इमाम तक ट्वेल्वर्स के साथ है, और उसके बाद उनका अपना सिस्टम है। जी नहीं, तो अपने आप में जो अलग अलग शियाओं के एलिमेंट्स है, उसमें ये भी शिया नहीं गिनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। हाँ। तो हाँ, तो पॉइंट के दो बड़े तबके हैं यमन में। एक तो जो जैदी शिया है, और दूसरा जो शाफी है, हम्म जो ज्यादा करके साउथ में है। ओके। हम्म और जो जैदी आबादी है वो एटलीस्ट 35 to 40% है मिनिमम। हम्म हम्म और इनका, जैसे मैंने कहा, 1,000 साल का राज रहा है। अभी हुआ क्या कि 1964 में जो जो अब्दुल अली साले जो है, उनकी एक सरकार बनती है। मगर साउथ में एक मार्क्सिस्ट सरकार भी बनती है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि पहली एक मार्क्सिस्ट लेनिन सरकार जो बनी पहली भी अरब वर्ल्ड में, वो साउथ यमन में बनी थी, क्योंकि वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो जो जीते, उन्होंने ये एक सरकार बना दी। और वो लगभग 1990-94 तक चली, क्योंकि उसके अंदर ही सिविल वॉर हो गया था नॉर्थ साउथ का। और सऊदियों ने ये अब्दुल्ला अली साले जो जैदी थे, मगर हाईली करप्ट थे, उन्होंने जैदियों को बहुत दबा के रखा था। खासकर जो होती सिलसिला है, उनको बहुत दबा के रखा था। और मतलब 4 बड़ी जंगी हो चुकी थी, मैसिव बॉम्बिंग हुई थी। मगर फाइनली 2014 में सना, मुझे तो याद है, मैंने वो लाइव देखा था टीवी पे, मैं भी चौंक गया था कि सना में हजारों हूती जैदी, वो अपनी बंदूक को, एक बुलेट नहीं फायर हुई थी, और उन्होंने सना को ले लिया था। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात थी ये। 2014 की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी एकदम शॉक्ट हो गया था, क्योंकि अब्दुल्ला अली साले और वो जो महमूद हादी की सरकार थी, उन्हीं के लोग थे। वो सब भागे रियाद। और 2015 में सऊदी ने एक 34 नेशन कंट्रीज का बड़ा अलायंस बनाया, इस्लामिक नेटो। पाकिस्तान का तो नाम ऐसे डाल दिया था, पाकिस्तान आया नहीं। और सूडान वो टाइम पे आतंकवादी देश था, उसका नाम वहां से हटा के सूडान को भी ले लिया।
अलग अलग, क्योंकि सऊदी तो खुद लड़ता नहीं है, वो सबको हायर पे लाता है लड़ने के लिए। उनको लगा था 6 महीने की बात है, भयंकर बॉम्बिंग हुई यमन पे, भयंकर, जैसे गाजा में हो रही ना, आप देख रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, डिसैलिनेशन प्लांट, मतलब वो टाइम पे बॉम्बिंग जो जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग चौंके थे कि ये सऊदी एक दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ क्या कर रहा है। मगर ये जंग चलती रही 2014 से लेकर 2022 तक ये जंग चलती रही, और वो जंग के दौरान अंसारुल्लाह की सरकार और मजबूत होती गई। ओके, और हम लोग देखेंगे कि एटलीस्ट 5 लाख यमन के लोग मरे हैं, बॉम्बिंग से मरे हैं, भूखमरी से मरे हैं, कॉलेरा और टाइफॉइड से मरे हैं, क्योंकि उन्होंने सना का एयरपोर्ट बंद कर दिया, ओदेदा का पोर्ट बंद कर दिया, पूरे के पूरे यमन पे उन्होंने एक पूरे ब्लॉकेट डाल दिया था। फिर 2022 में ये जंग खत्म होती है और एक अग्रीमेंट हुई थी, मगर वो अग्रीमेंट सऊदी ने पालन किया नहीं। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 2023 में 7 अक्टूबर हो गया, और हम लोग देखते हैं कि ये सब पाबंदियों के बावजूद भी अंसारुल्लाह गाजा के लिए खड़े होते हैं, जिनके खाने के वांदे वो देश के। ओके, मगर वो देश बोलता है कि मैं लड़ूंगा फिलिस्तीन के लिए। अच्छे अच्छे खासे मुस्लिम देश आज चुप बैठ गए थे, मगर अंसारुल्लाह खड़ा हुआ। ओके, और उसके कारण साउथ में भी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी ने जिनको पाल के रखा था, ओके, वो वहां की जनता भी और अंसारुल्लाह पर होते कि यही लोग हैं जो असली है, यही अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे, यही इसराइल के खिलाफ लड़ रहे, ये हमारे भाई जो पैलेस्टाइन में है उनके लिए लड़ रहे। तो अंसारुल्लाह यमन में और भी पॉपुलर होते गए, और अभी पोजीशन ये है कि क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल का एक बहुत खतरनाक रोल है साउथ में। एक सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल एसटीसी बनी है, जिसमें इस्लाह पार्टी भी है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले भी लोग हैं। तो ये पूरे अलायंस में चले गए थे साउथ में, सऊदी यूएई, मगर अभी सऊदी और यूएई में मतभेद है, यूएई वहां से विड्रॉ हुआ है और सऊदी इसका बड़ा रोल है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो सऊदी बैक फैक्शन है साउथ में, उनका और अंसारुल्लाह का बड़ी लड़ाई हो रही है। और अभी अंसारुल्लाह ने वो मोका एयरपोर्ट पे भी हमला किया है, वहां एक वो पोर्ट पे भी हमला किया है, क्योंकि ये लोग दूसरी जगह पे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाते जा रहे थे। मगर आई थिंक यूएई और इसराइल का प्रेजेंस अभी भी सोकोत्र आइलैंड में है, जो एट द माउथ ऑफ द बाबल मंदब स्ट्रेट है, रेड सी के एकदम किनारे पे वो। तो ये सब खतरे है, क्योंकि यूएई और इसराइल और सऊदी सब चाहते हैं कि बाबल मंदब स्ट्रेट में जो अंसारुल्लाह का कंट्रोल है वो हटे, मगर वो हो नहीं पा रहा उनसे। उसके बाद ये हुआ कि 2023 से जो ये उठा हुआ, तो अंसारुल्लाह तो एक ग्लोबल नेम बन गई उसके बाद। बिल्कुल। ओके, अभी उनको रोकने के लिए ट्रंप आया, उनको रोकने के लिए ट्रंप आया, क्योंकि ये लोगों ने तो बाबल मंदिर को बंद कर दिया था, सऊदीज को भी बोल दिया था कि ये तो 1 महीने के अंदर ट्रंप आ गया, 1 महीने के अंदर। अब सोचो, बिल्कुल अब बिल्कुल। सऊदीज क्या करेगा, क्या मतलब, ट्रंप नहीं टिक पाया। और जब बेशक। अलायंस बना था सऊदी ने, जो बहुत बड़ा 34 देश का, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, इसराइल, अमेरिका सब थे, वो लोग नहीं रोक पाए। तो ये बिल्कुल। कमाल के मैं लोग हैं, कुछ मैं समझ में मैं नहीं मैं आता। बीच में एक 10 सेकंड में सिर्फ एक चीज और बता दूं। आमतौर पे जो इनको हूथी कहा जाता है, वो उनके लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूथी, उनका सरनेम है, यस, इसलिए उनके फॉलोअर्स को हूथी कह दिया जाता है। हूथी कोई अलग से कोई जात या कोई कम्युनिटी नहीं है। सही बात। आखिर में सिर्फ एक एक मिनट है मेरे पास। आप अगर कंक्लूड करें आज के मौजूदा हालात को, तो कैसे कहेंगे आने वाले वक्त में क्या देख सकते हैं हम लोग? नंबर वन, अमेरिका और इसराइल ईरान के सामने हार चुके हैं। पूरा हॉर्मुज पे जो पहले नहीं था, अभी ईरान ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। ओमान भी आ चुका है, गल्फ कंट्रीज भी समझ चुके हैं कि ओमान ईरान के ताबे में होगा, और हम समझौता करना होगा उसके साथ, और ओमान के साथ अग्रीमेंट होगी तो भी ईरान इसके सॉवरेन कंट्रोल में रहेगा। ओमान बहुत छोटी कंट्री है, उसकी तो वो ताकत भी नहीं, मगर फिर भी वो अग्रीमेंट है। दूसरी बात कि इसराइल और अमेरिका के अंदर बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ चुका है ईरान की ये जीत के बाद, क्योंकि वो दोनों हार चुके हैं। बहुत मैसिव मिसकैलकुलेशन हुआ। ओके, और ट्रम्प की मिड टर्म्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, और वहां नेतन्याहू उसको कोई स्पेस नहीं दे रहा है। ट्रम्प का जो भी प्लान्स है गाजा को लेकर, सीरिया को लेकर, लेबनान को लेकर, क्योंकि लेबनान भी अग्रीमेंट तो अमेरिका में वॉशिंगटन में साइन हुई थी भाई। तो ट्रम्प तो मतलब नेतन्याहू तो उसको कुछ मानता ही नहीं ट्रम्प को, या अमेरिका की औकात ही, उसको पता है कि मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। तीसरी बात है कि जो टर्की सऊदी पाकिस्तान पैक्ट हुआ है, वो एक पॉजिटिव रीजनल डेवलपमेंट है। उसी में से ये एक रीजन में एक लार्जर ये एक प्रोसेस बनेगा, जहाँ ईरान और इराक और सब आ जाएंगे।
और चौथी बात है कि यमन को फॉलो करो, यमन को समझो, क्योंकि इनके बलिदान और उनके रेजिस्टेंस ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को और भी स्ट्रॉन्ग किया है। और आज यमन, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और इराक की जो मिलिशियाज है, ये सब के कारण पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है। पूरी दुनिया में चेंज और आना फिलिस्तीन है। की आजादी यहीं से, जी फिलिस्तीन की आजादी यहीं से आएगी। फिलिस्तीन की आजादी के रास्ते खुल चुके हैं। बिल्कुल, फिलिस्तीन की आज़ादी के रास्ते खुल चुके हैं। और आपने बीच में कहा था कि ईरान की फौज जा सकती है फिलिस्तीन को आज़ाद कराने हाँ, के लिए। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग